Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. In the last video, we have discussed the application number 2 and 3 of Gauss law, and before that video we have discussed about introduction of Gauss law and first application. तो इस वीडियो में हम लास्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ की करेंगे जो फोर्थ एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल की वजह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी भी एक पॉइंट पर। ठीक है, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक शेल की वजह से, शेल का मतलब होता है अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है। मतलब एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके ऊपर ऊपर ही चार्ज है, अंदर चार्ज नहीं है, शेल है, चार्ज की शेल है। ठीक है, जैसे कि आपको ग्राफ यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है। देखिए ये होलो है और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज शेल हो गई। और इस शेल की वजह से हमें वेरियस पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो वो पॉइंट्स इस शेल के अंदर भी हो सकते हैं, वो पॉइंट शेल के बाहर भी हो सकते हैं, वो पॉइंट सरफेस पे भी हो सकता है। तो हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो हमें तीनों केस करने हैं इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द शेल। देखिए ये शेल है, इसके बाहर ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसकी वजह से? इस शेल की वजह से। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस पॉइंट पर हमें इस पूरे शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है, आपको पता है फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला तो ई डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन, ये हमने पढ़ा था। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस गिव्स अस फ्लक्स, है ना। और गॉस लॉ ये कहता है कि यही फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। देखिए अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट तो ओपन है। ये पॉइंट कैसा है? ओपन। ओपन है ना, मतलब ओपन का मतलब एक क्लोज्ड सरफेस का पार्ट नहीं है। तो अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो अब हमने ये ना, ये देखो इस पॉइंट को बीच में लेते हुए हमने एक ना क्लोज सरफेस मान लिया है। देखिए ग्रीन कलर का क्लोज सरफेस, ये आप इस क्लोज सरफेस को जो हम मानते हैं, क्या अप्लाई करने के लिए? गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम ये जो सरफेस मान रहे हैं स्फेरिकल, ये ग्रीन कलर का जो हमने स्फीयर माना है, ये सरफेस जो होगा इसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसियन, क्योंकि ये हमने कंसीडर किया है, ये हम पहले भी मान चुके हैं अदर एप्लीकेशंस में। जो सरफेस हम मानते हैं अप्लाई करने के लिए, किसको अप्लाई करने के लिए? हम गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए उस सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये जो डैश डैश वाली ग्रीन सरफेस है गॉसियन सरफेस है। इस इस सरफेस के अंदर ही ये पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो देखो ये पॉइंट था। तो देखिए बेटा, अब हमने इस क्लोज सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाया। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? ये जो ग्रीन सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड कितना है? जितना इस सरफेस पे चार्ज है। ये जो आपके पास शेल है, इस शेल के ऊपर जितना चार्ज होगा वही इसके अंदर होगा, ये गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। मानते हो ना? ये जो गॉसियन सरफेस आपने माना है इसके अंदर कितना चार्ज है? कितना इस शेल के ऊपर है। इस शेल के ऊपर आपको चार्ज मेंशन कर रखा है क्यू चार्ज, है ना। तो इस शेल के ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो गया? क्यू चार्ज हो गया। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो हो गया क्यू इंक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि जितना चार्ज इंक्लोज होता है बाय में एप्सिलॉन नॉट करके तो गॉस लॉ लगाते हैं, है ना। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हमने जो गॉस लॉ लगाया तो फ्लक्स किसके बराबर हुआ? टोटल चार्ज इंक्लोज इन द गॉसियन सरफेस जो क्यू है बाय में एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स ई डॉट डी एस तो होता ही है, ये हमने पढ़ रखा है कि ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में फ्लक्स होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस शेल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है, तो ऐसे निकलेगी जैसे कि सेंटर से आ रही है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो स्फीयर है, ये जो हमने बाहर गॉसियन सरफेस माना है, इसका भी सेंटर यही है, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है बेटा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है तो इसका भी सेंटर यही है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस छोटे से पार्ट का, जो हमने गॉसियन सरफेस का स्मॉल पार्ट माना है, ठीक है, जिसके लिए हम ई डॉट डी एस लगा रहे हैं, उस स्मॉल सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, वो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा। मतलब एरिया वेक्टर जो डी एस वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस शेल की वजह से है, जो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी बाहर की तरफ होगी।
ठीक है, तो दोनों चीजें बाहर की तरफ है, तो ई और डीएस के बीच का एंगल जीरो हो गया। तो ई डीएस जब खुलेगा, ई डॉट डीएस जब खुलेगा तो वो ई डीएस कॉस थीटा आता है। ईडीएस कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वन। कॉस थीटा वन इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो वन होता है, तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर। ईडीएस कॉस जीरो वन होता है, तो यहाँ पर ईडीएस ही लिख दिया। ठीक है, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हर जगह पे डिस्टेंस बराबर है, आर आर आर। ठीक है, आर हमने ये जो स्मॉल आर माना है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस माना है, और कैपिटल आर जो माना है वो स्फेरिकल जो शेल है उसका रेडियस मान रखा है। ठीक है, तो ये रेडियस जो सेंटर से आर है वो हर जगह कांस्टेंट है, तो ई हर जगह कांस्टेंट है। ई को हमने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट चीज हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया सिर्फ डीएस। ds is the small part of this Gaussian surface, ये जो आपको शो हो रहा है ये पिंक कलर में, ये आपके सामने स्मॉल पार्ट ऑफ Gaussian surface है। ठीक है, ये ds हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा, इस ds को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा कंप्लीट सरफेस आ जाएगा। किसका सरफेस एरिया आ जाएगा, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर है, स्मॉल आर, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो पाई फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। कौन सा गॉसियन सरफेस, ये वाला ग्रीन वाला, इस गॉसियन सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि जो फ्लक्स निकाल रहे हैं ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कौन से सरफेस के लिए था, गॉसियन सरफेस के लिए था ना, तो गॉसियन सरफेस का कंप्लीट एरिया आ जाएगा। गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है, स्मॉल आर, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहां पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस शेल की वजह से यहां पर। ठीक है, इस पॉइंट पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस शेल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। अगर मान लो, एक बात मान के चलते हैं कि अगर मान लो मैं यहां पर इस पूरे शेल की जगह ये पूरा चार्ज क्यू इस सेंटर पर रखती हूँ, तब यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी देखिए, अभी तो पूरे शेल पे चार्ज है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि शेल की जगह मैं पूरा चार्ज सेंटर पर रख दूं और इस r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो क्या फॉर्मूला आएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है q, उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है k q अपॉन r स्क्वायर, और k की वैल्यू होती है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा स्फीयर का चार्ज यहाँ पे सेंटर पर होगा तो क्या आंसर आएगा, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो शेल की वजह से जो आपका आंसर आया है वो भी तो यही है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर निकालते हैं शेल के, ठीक है, तो ये शेल का पूरा चार्ज ऐसे माना जाता है कि वो सारा चार्ज सेंटर पर, क्योंकि सेंटर पर होगा तब भी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, देन द कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्फेरिकल शेल विल बी कंसीडर्ड एज सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पर माना जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट चार्ज को सेंटर पर माना जाएगा इफ अगर हम पॉइंट आउटसाइड ले रहे हैं तो ये बात यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन spherical shell at a point outside the shell is such as if whole charge were concentrated at the center of the shell। ये इस तरीके से आ रहा है आंसर कि जैसा पूरा चार्ज कहां पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड पॉइंट पे, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस शेल की वजह से, है ना। तो देखें, तो अब यहां पर अब अगला फॉर्मूला देखें। इसमें अब देखिए ये जो Q है, Q इस स्फीयर के ऊपर चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है Q, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ दिस शेल। शेल का एरिया कितना है, शेल का रेडियस कैपिटल आर है, उसका एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसका एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, इंटू में सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस शेल की। तो चार्ज इज इक्वल में सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो गया चार्ज। ठीक है बेटा, तो हमने चार्ज की जगह ये चीज पुट कर दी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या है, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। This is also a formula for calculation of electric field due to spherical shell at outside point।
आउटसाइड पॉइंट पे ये भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का। सिग्मा इंटू में कैपिटल आर यहाँ पे किसकी रेडियस है बेटा, कैपिटल आर शेल की रेडियस है, स्मॉल आर किसकी रेडियस है, गॉसियन सरफेस की रेडियस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आता है, जरूरी है। इस फॉर्मूले से हमें ये समझ में आता है कि पूरा का पूरा चार्ज कैसे कंसीडर किया जाएगा सेंटर पर, और ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। शेल के सरफेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये शेल का सरफेस है, ये शेल है आपके सामने, इसका ये सरफेस है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर हमें इस सरफेस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वही फिनोमिना गॉस लॉ लगाएंगे। इस शेल शेल के जस्ट आउट, देखो इस शेल के सरफेस के ऊपर चार्ज है, इस शेल के जस्ट बाहर, देखो जस्ट बाहर, मतलब जस्ट बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन गॉसियन सरफेस मान रखा है। उस गॉसियन सरफेस पे हमने क्या लगा दी, उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज आना चाहिए। ठीक है, हमने जस्ट बाहर, बिल्कुल बाहर हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब ये मान के चले, देखो ये इनर सरफेस तो शेल का है, और बाहर वाला जस्ट बाहर ये मान के चले ये गॉसियन सरफेस मान लिया। उस गॉसियन सरफेस पे हमने गॉस लॉ लगा दिया। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू में ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन। ठीक है, और वो ई डॉट डीएस इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, जो शेल का चार्ज है, क्योंकि जस्ट बार माना तो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा ना उसके अंदर, जस्ट बार मान लिया मान। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज इंक्लोज हो गया जो शेल के ऊपर है बाय में एप्सिलॉन। और अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर से ही आती दिखेगी ना। और डीएस वेक्टर जो एरिया वेक्टर है वो भी इस सरफेस के नॉर्मली होगा, नॉर्मली होगा तो इसी तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ए जीरो हो गया। तो ई डॉट डीएस को जब मैं खोलूंगा ईडीएस कॉस थीटा, तो थीटा जीरो होने के कारण कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ईडीएस बच जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा ईडीएस ओनली, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, अच्छा ई इन कांस्टेंट होता है, वो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि डिस्टेंस हर जगह बराबर है, और इंटीग्रेशन के अंदर हमने रख दिया डीएस। डीएस इज द स्मॉल सरफेस ऑफ दिस शेल। ये मान के चले कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, इसी के ही बराबर है, मतलब जस्ट आउटसाइड हमने मान रखा है गॉसियन सरफेस। ठीक है, जिसपे हम क्या लगा रहे हैं, गॉस थ्योरम। तो देखिए बेटा डीएस स्मॉल सरफेस है, और क्यू दैट इज इक्वल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इनटू डीएस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या दे देगा, कंप्लीट सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, ये शेल का सरफेस एरिया, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस माना है बाहर बिल्कुल जस्ट आउटसाइड माना है, तो इसीलिए जो शेल का सरफेस एरिया होगा वही गॉसियन सरफेस का होगा, तो ये इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हमने Q की जगह सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर दिया। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। शेल के सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सिग्मा के टर्म में ये आ गई और चार्ज की फॉर्म में ये आ गई। दोनों फॉर्मूलेज आपके सामने हैं। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इज मैक्सिमम। जो सरफेस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा आउटसाइड द पॉइंट पर, ये आउटसाइड पॉइंट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। आर अगर मैं कम करता जाऊंगा, आर अगर मैं कम कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। देखो अभी यहाँ पर आर ये है, देखिए ये वाला, ये देखिए ये आर है, अगर मैं इसको धीरे 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 कम करता जाऊंगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पॉइंट कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो अगर मैं इस पॉइंट को यहीं ले आया सरफेस पे, तब तो ये आर मिनिमम हो गया ना, आउटसाइड में, आउटसाइड में जस्ट आउटसाइड ले गया, मतलब शेल के जस्ट आउटसाइड ले आया, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ आर हो गई। तो अगर आर मिनिमम होगा तो वो सरफेस आ जाए, सरफेस पे आ जाएगा पॉइंट। अगर आर मिनिमम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट जब सरफेस पे आ जाएगा पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस, सरफेस पे कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, अच्छा तो मैंने यहाँ पर सरफेस पे आपको निकालना सिखा दिया है। जो आपका आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है सरफेस पे। ठीक है बेटा,
अच्छा, इसके बाद आ जाता है इनसाइड द शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखिए, ये अब आपके सामने शेल बनी हुई है, इसके अंदर मान लो ये पॉइंट है आपके सामने, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालनी है तो इस पॉइंट के अक्रॉस मैंने एक गॉसियन सरफेस, देखो लाल कलर में आपको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस मान ली, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएस, जिस डीएस का डीएस वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मली होती है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फिर हमने फ्लक्स इज इक्वल में ई डॉट डीएस लिखा, और इसके अंदर मानो चार्ज क्यू है, एक बार के लिए मान लो क्यू चार्ज है, इसके अंदर वैसे तो कुछ भी चार्ज नहीं है, तो एक बार के लिए मान लो चार्ज क्यू है, ठीक है। तो हमने गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो फ्लक्स को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख दिया, दैट इज इक्वल में ई डॉट डीएस, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ई और डीएस, डीएस वेक्टर देखो ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ईडीएस कॉस थीटा खुलेगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ईडीएस बच जाएगा, दैट इज इक्वल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ई फिर बाहर ले लिया, डीएस का इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज इक्वल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डीएस का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर, आर डैश किसका रेडियस है, इनर सरफेस का, ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला जो स्फीयर हमने गॉसियन स्फीयर माना है, इसका रेडियस आर डैश है, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखो, ये जो अब देखो, खुद सोच के देखो, ये जो क्यू हम बार बार लिख रहे हैं चार्ज इंक्लोज्ड, ये क्यू क्या होता है, चार्ज इंक्लोज्ड, किसके अंदर, गॉसियन सरफेस पे, जिस पे हम गॉस लॉ लगा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं, तो क्या कोई चार्ज है, सारा चार्ज बाहर है, सारा चार्ज कहाँ है, आउटसाइड है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्यू को हमने क्या पुट कर दिया, जीरो, क्यू को हमने जीरो पुट कर दिया, तो ये जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो ये इसको पूरी टर्म को नीचे लेके आया, तो जीरो अपॉन ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई इनसाइड पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई इनसाइड पॉइंट पर। तो इनसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये देखिए इनसाइड पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी ले लें इनसाइड पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। तो शेल के अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। शेल के आउटसाइड पॉइंट पर मैंने आपको बताया था, शेल के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, या इस फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं, शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है और उसका फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या ये होता है। यहाँ पर ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस किसकी है, शेल की, और ये जो ऊपर फॉर्मूले में ये स्मॉल आर जो रेडियस है वो किसकी है, गॉसियन सरफेस की, ठीक है। और जो लास्ट हमारा आया इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल जो हमारी आई इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो आ गई, ठीक है। तो ये आपकी तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, ठीक है बेटा। इसके बाद अब हमने ग्राफ बनाया, अलग अलग पॉइंट पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रही है, तो हमने ग्राफ बनाया। तो देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ली और इधर डिस्टेंस ली, ये आर, ये जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस अभी जीरो है, मतलब हम सेंटर पर ही हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, मतलब शेल का जो रेडियस है, सेंटर से हम कैपिटल आर तक पहुंच गए हैं, शेल के रेडियस तक, ठीक है। इसके आगे फिर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाया गया, देखिए बेटा, आपको पता है कि इनसाइड यहां से यहां तक ये जो रीजन है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक तो शेल की रेडियस है ना, तो शेल की रेडियस तक इनसाइड पॉइंट सारे आएंगे, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अभी अभी तो निकाला आपने, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो ये यहां से लेके यहां तक इनसाइड पॉइंट बनता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों इनसाइड पॉइंट बनता है, देखिए जीरो, ये जो इस एक्सिस पर है वो हमने क्या ली है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से लेके आर, आर जो है वो कैपिटल आर किसकी रेडियस है, शेल की रेडियस है, तो शेल की रेडियस तक तो क्या होगा, इनसाइड पॉइंट ही होगा ना, सरफेस तक, तो सरफेस के अंदर जो सारे पॉइंट्स होंगे वो इनसाइड, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो यहाँ इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इसके बाद देखिए, अगर मैं डिस्टेंस और बढ़ाता हूं सेंटर से, मतलब इसके बाद जा रहा हूं, इसका मतलब शेल के सरफेस के आगे जा रहा हूं, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे जा रहा हूं, आउटसाइड पॉइंट पे जाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, आउटसाइड पॉइंट पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, धीरे धीरे जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन सरफेस पे देखिए जब आर है, आर पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, शो कर रखी, मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो वही चीज यहाँ पर शो कर रखी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। और जब आउटसाइड पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती जाएगी, और इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ये मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया, तो ये मैंने गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन बता दी है।
ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्फेरिकल शेल की वजह से तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने आज आपको बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम्स आती है। ठीक है, एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल्स भी हैं, एक्सरसाइज में आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल्स पे करेंगे। अगली वीडियो में हम गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि गॉस लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, उसकी रेप्लिकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, चारों एप्लीकेशन हमने कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो गॉस लॉ पे बेस्ड है और फ्लक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियो इफ यू लाइक दिस, and if you understand the concept through my video, then like my videos and comment me if you have any problem, or if you are having any thought in your mind. Thanks a lot.